गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे फाइब्रॉइड इन यूट्रस। मतलब जो रसौली हम जिसको हिंदी में कहते हैं या फाइब्रॉइड भी कहते हैं, ये क्या होता है? रसौली या फाइब्रॉइड क्या होता है? यूट्रस में मौजूद जो ट्यूमर हो जाता है, गांठ हो जाती है, उसको हम कहते हैं फाइब्रॉइड या फिर रसौली, जो कि कैंसरस नहीं होती है और घातक भी नहीं होती है। अगर इसका इलाज समय पे मिल जाए तो ये ठीक हो जाती है। वैसे कहा जाता है कि इसकी सर्जरी के बिना इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मगर ये विदाउट सर्जरी भी ठीक हो जाता है अगर समय पे इसका इलाज कर दिया जाए तो। पहले हम बात करते हैं कि आखिर फाइब्रॉइड होता क्या है। ऐसा होता है कि जो यूट्रस होता है वहाँ पर मांसपेशियां और कोशिकाएं होती हैं, तो उनमें जो है एक से ज़्यादा गांठ हो जाती हैं। और ये जो है यूट्रस की जो दीवारें होती हैं, मतलब जो वॉल होती है यूट्रस की, वहाँ पर बनने लग जाती हैं और एक प्रकार का ये ट्यूमर बन जाता है। ठीक है, अब इसे हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? लियोमायोमा या फिर मायोमा, यूट्राइन मायोमा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये यूट्रस की दीवार में जो गांठें बन जाती हैं, जिसको हम लियोमायोमा या फिर यूट्राइन मायोमा कहते हैं, ये जो है रसौली या फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड के नाम से जानी जाती है। अब इसमें क्या होता है कि ये फाइब्रॉइड जो होते हैं एक छोटे से, मतलब सेब के बीज से लेके और एक ग्रेप्स जो होता है, अंगूर होता है, उतने बड़े हो सकते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज होता है वो अंगूर से भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, मतलब ये छोटे से बीज से जैसे होते हैं और उसके बाद या तो ग्रेप्स के साइज के हो सकते हैं या फिर उससे भी बड़े हो सकते हैं ये फाइब्रॉइड। ठीक है, जो यूट्रस में होते हैं। फाइब्रॉइड एक भी हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एक या उससे ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, यूट्राइन फाइब्रॉइड का इलाज पूरी तरीके से क्या होता है, महिलाएं ज्यादातर क्या होती हैं, नजरअंदाज भी कर देती हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसके जो लक्षण आते हैं वो उसको वो हल्के में ले लेती है कि अगर ऐसा तो होता रहता है या फिर ऐसा हो गया होगा, या हो सकता है हमारे घर अंदर हार्मोन की कुछ दिक्कत हो रही होगी तब हो रहा है, या फिर हमने कहीं कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, या फिर कुछ और वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से, तो ऐसे करके वो इसको अवॉइड करती हैं। और अवॉइड होने की वजह से जो है परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं और दिक्कतें और ज़्यादा हो जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे कि फाइब्रॉइड के कारण क्या हो सकते हैं। यूट्रस में फाइब्रॉइड किस किस कारण से हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर डिस्टर्बेंस की वजह से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। ठीक है, जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसकी मात्रा अधिक होने पे भी गर्भाशय में जो है या फिर यूट्रस में गांठ हो सकती है। ठीक है, और दूसरी बात एज फैक्टर। सेकंड जो है इसका कारण होता है एज फैक्टर। अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जैसे आप खास तौर पे 30 की आयु से लेकर 40 की आयु के बीच में जो पीरियड्स टाइम होता है, जो मेंस्ट्रुअल टाइम होता है, इसमें जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये धीरे 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 जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है और मेंसेस स्टॉप होने का टाइम आता है, ये जो फाइब्रॉइड होते हैं अपने आप छोटे भी होने लग जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन जो है कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये फाइब्रॉइड जो है अपने आप कम होने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अनुवांशिक, मतलब जेनेटिक भी हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी महिला को पहले से ही यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो ये आगे आने वाली जनरेशन में हो सकता है यूट्राइन फाइब्रॉइड। ठीक है, इसके अलावा मोटापा, मतलब ओबेसिटी, आपका फिजिकल जो अपीयरेंस है वो भी इस पर डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबेस हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, बैठे रहते हैं, उसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है, तो ये भी जो है यूट्राइन फाइब्रॉइड का कारण बन सकता है। दूसरा आपका न्यूट्रिशनल फैक्टर भी है, मतलब अगर आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे हैं या फिर आपका जो खाना है वो असंतुलित है, मतलब हेल्दी फूड्स नहीं है, आप जंक फूड्स और रेड मीट इन साइड की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड हो सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑप्शन, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी भी यूट्राइन फाइब्रॉइड कॉज कर सकता है। बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो उसकी वजह से भी यूट्राइन फाइब्रॉइड आपको हो सकता है। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में विटामिन डी की कमी आ रही है तो आप उसको हल्के में ना लें। कई बार क्या होता है कि अरे थोड़ा बहुत कमियां तो शरीर में आ ही जाती है, अगर हम रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ऐसा करके अपनी रिपोर्ट्स को आप नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, आजकल मैंने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट जो आते हैं, महिलाएं आती हैं, उसमें विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी आ रही है, बिकॉज हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल इतना
चेंज हो गया है कि उसकी वजह से जो चीज़ें हमें नेचुरली पहले प्रकृति से मिलती थी वो चीज़ें हमारी बॉडी अब नहीं ले पा रही है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी डिफिशियंसी होने लग गई है और उसकी वजह से डिजीज़ कॉज होने लग गई है, डिजीज़ होने लग गई है। ठीक है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं करें। ये विटामिन डी की पूर्ति के लिए विटामिन डी के सैचेट्स भी आते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकती है मगर डॉक्टर से पूछ के। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके सिम्टम्स की, बिकॉज सिम्टम्स आपको पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको जब लक्षण नहीं पता होंगे बीमारी के तो आप उसके लिए सजग नहीं होंगे और आप उसके लिए जागरूक नहीं होंगे। तो आपके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं फाइब्रॉइड के यूट्रस में? अत्यधिक ब्लीडिंग होना, बहुत ज़्यादा पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होना और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है महिला को। एनीमिक कंडीशन हो जाती है, एनीमिया यानी शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी कमी होने लगती है। बिकॉज अब देखिए ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली लेडीज़ जो होंगी वो एनीमिक हो जाएंगी, खून की कमी हो जाएगी। पेट के निचले हिस्से मतलब पेल्विक एरिया में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होगा पेशेंट को और पेनफुल कंडीशन होगी और ऐसा लगेगा महिला को कि पेट में नीचे के हिस्से में सूजन आ गई, फूला फूला हर समय मतलब भारीपन सूजन जैसी लगेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ कमर के नीचे हिस्से में बहुत ज़्यादा पेन होगी। ठीक है, और उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी भी हो जाएगी, बिकॉज प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस बढ़ जाते हैं और बार बार गर्भपात मतलब बार बार अबॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। और इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑपरेटिव डिलीवरी का खतरा 6 गुना तक बढ़ सकता है। तो इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या कि आप न्यू मैरिड हैं और आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आप बहुत प्रिकॉशन के साथ रहें। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत प्रिकॉशन के साथ रहें, टाइम टू टाइम आप लेडीज़ डॉक्टर को दिखाते रहें, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में या इस चीज़ों में कोई भी रिस्क ना रहे। ठीक है, तो ये तो इसके लक्षण थे। ठीक है, अब इसके टाइप्स होते हैं फाइब्रॉइड के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड क्या होता है कि ये जो यूट्रस में जो मांसपेशियां होती हैं और उसकी परत के बीच में होता है। ठीक है, बीच में जो यूट्रस होता है उसमें जो मसल्स होती हैं उसकी जो लेयर होती है उसके बीच से होता है ये। और इसके कारण क्या होता है कि जो मेंसेस होते हैं उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और इसके वजह से ही प्रेगनेंसी में भी परेशानी हो जाती है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड की वजह से, जो कि कहाँ होता है? यूट्रस में मसल्स के बीच जो लेयर होती है उसके बीच से होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत हैवी होती है और प्रेगनेंसी कंसीविंग में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर आता है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड में क्या होता है कि ये जो होता है यूट्रस की दीवार पर बनता है और एक मतलब जैसे कॉमन फाइब्रॉइड होता है ये, और इससे क्या होता है कि यूट्रस से बड़े साइज का दिखने लग जाता है। बिकॉज क्या यूट्रस होता है, यूट्रस ऐसे करके होता है, उसकी जो दीवार होती है वहाँ पर जो है ये फाइब्रॉइड बनने लग जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज जो है बड़ा दिखाई देता है। तो जिसकी वजह से हम जब वहाँ पे जो है भारीपन रहना, नीचे लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहना और बहुत ज़्यादा दर्द के साथ ब्लीडिंग होना, इस टाइप की दिक्कतें महिलाओं को हो जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा सब सेरोसल फाइब्रॉइड। सब सेरोसल फाइब्रॉइड में क्या होता है कि ये जो है यूट्रस की बाहर की दीवार पे होता है और जो सब सेरोसल फाइब्रॉइड होता है वो यूट्रस की बाहर की दीवार पे होता है और ये जैसे इंटेस्टाइन या फिर हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी होती है मतलब बोन, वो हो गया, ब्लैडर हो गया, वहाँ पर एक प्रेशर डालता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है कि पेल्विक बोन में बहुत ज़्यादा पेन की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है सबसेरोल जो कि बाहर की तरफ विकसित होता है और इसकी वजह से, इस फाइब्रॉइड की वजह से इंटेस्टाइन में, रीढ़ की हड्डी में, ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से पेल्विक पेन बहुत ज़्यादा महिला को होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और यहाँ पे नीचे के साइड कमर के नीचे यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। ठीक है, अब है फिर आता है हमारा सर्वाइकल फाइब्रॉइड। सर्वाइकल फाइब्रॉइड क्या होता है कि ये जो है यूट्रस की गर्दन पे होता है। ठीक है, जो यूट्रस होता है ऐसे करके उसकी जो गर्दन होती है वहां पर ये फाइब्रॉइड बनता है। ठीक है, तो और उसके बाद आता है इंट्रा
इंट्रालिगामेंटस फाइब्रॉइड। इंट्रालिगामेंटस फाइब्रॉइड क्या होता है? ये जो होता है कि जो यूट्रस में टिश्यूज होते हैं, हमारे जो टिश्यूज होते हैं जिसको हम हिंदी में कहते हैं ऊतक, ठीक है, तो वहाँ जहाँ टिश्यूज बनते हैं वहाँ पर ये फाइब्रॉइड बन जाता है और इसकी वजह से मेंसेस जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि हमें मेंसेस बहुत बहुत महीनों में आते हैं, या 15-15 20 तक लगातार, या 1 महीने बाद आता है, फिर 1 महीने तक ब्लीडिंग रहती है। तो इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो इंट्रालिगामेंट्स फाइब्रॉइड में होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से इनके प्रकार होते हैं। अब फाइब्रॉइड के इलाज की बात हम करते हैं। देखिए, इलाज जो है डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई है, वैसे तो लोग कहते हैं कि इसमें यूट्रस ही निकलवा देना पड़ता है, यूट्रस निकलवा के ही इसका इलाज होता है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप सही समय पे इलाज लें तो इसमें क्या है, होम्योपैथिक मेडिसिन से इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। इससे जो है ठीक हो जाते हैं पेशेंट, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में डिस्कशन करूंगी फाइब्रॉइड यूट्रस के लिए, तो वहां पर मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगी, और जो मैंने ठीक किया है केस उसके बारे में वहाँ पे एक डिस्कशन करेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये डिजीज़ डिस्कशन इसलिए किया जाता है, या हम बीमारियों के बारे में इसलिए बात करते हैं कि बीमारी के बारे में आपको अगर जानकारी होगी तभी आप उसका इलाज ले पाएंगे। ज़्यादातर वो लोग इलाज नहीं ले पाते हैं जो लोग जागरूक नहीं होते हैं, जो लोग जानते ही नहीं कि हमें हो क्या रहा है। अगर हम अपने लक्षणों को अगर हम लक्षणों को नज़रअंदाज कर देंगे, जैसे कोई पेशेंट है, अगर उसको लंग्स में कोई प्रॉब्लम है और बार बार खांसी आ रही है, उसकी सांस फूल रही है, मगर इन चीज़ों को अगर वो नज़रअंदाज कर देगा तो उसका इलाज कैसे होगा? ना वो एक्सरे कराएगा, ना वो ट्रीटमेंट लेगा प्रॉपर, और उसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाने की वजह से सीधा आईसीयू फिर उनको एडमिट करना पड़ता है और उनको फिर बचाना मुश्किल पड़ जाता है। इसीलिए हर बीमारी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके लक्षण पता होने चाहिए, जिसकी वजह से आप उसका ट्रीटमेंट ले सके, सही समय पे अपना इलाज करा सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।